ये प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस है, इसी पर जो बेस्ड पेपर आएगा 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आएगा, 1/3 उसमें निगेटिव मार्किंग है, उसमें आपको 95+ लाने हैं नेट में। कट ऑफ अगर निकालना है, सेफ साइड रहना है, टारगेट उसके लिए बनाना है सेफ साइड रहने के लिए कम से कम 105+ का, तब जाके कहीं 90-95+ आ पाएंगे। और सी सेट में आपने 66 नंबर लाके 33% लाके क्वालिफाई कर लिया तो आपका प्री का कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, जो अपडेटेड और रिवाइज्ड समरी है, बेस बनाए, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें जो बेसिक बुक्स हैं उनका ये समरी है। उसके बाद जो अभी तक का अपडेटेड और रिवाइज्ड कंपाइलेशन लिस्टिंग से पढ़ाई कर लो। ये बस इतना हो गया पूरा प्रीलिम्स का जीएस पेपर कवर, ठीक है। इसके अलावा जो हम मिसलेनियस अपडेट देंगे एग्जाम से करीबन 25-30 दिन पहले, वो भी हम पेड ग्रुप में उसकी पापा पीडीएफ दे देंगे। करंट अफेयर की पापा पीडीएफ भी दे देंगे, है ना, पेड ग्रुप में, प्री वाले 6,500 या 9,000 वाले में, है ना। और प्लस जो भी और डेटा होगा, एनर्जी का डेटा, है ना, कोई और डेटा अगर हमको लगता है लास्ट में, तो हम एग्जाम से पहले दे देते हैं 15-20 दिन पहले उसी ग्रुप में। ये पढ़ना है यहां से, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है एससीएस की पेड क्विज से। डेली प्रैक्टिस करें क्योंकि हैबिट बन जानी चाहिए। एग्जाम का दिन कोई खास नहीं लगना चाहिए, सिर्फ यही लगना चाहिए कि भाई जैसे डेली पेड क्विज लगाते हैं या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वहां भी आपको यही लगना चाहिए कि एससीएस की पेड क्विज या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। इसीलिए हम हर आयाम के क्वेश्चंस देते हैं, हर आयाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं और सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पढ़ाई वाला ये दे दिया एससीएल, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, अपडेटेड, रिवाइज्ड, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए, हैबिट बनाने के लिए पेड क्विज करवा दी, उसी टाइप के क्वेश्चन की जैसे आयोग में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। फिर सिलेबस का तीसरा आयाम क्या है? पूरे सिलेबस को जो हमने एससीएल के फॉर्म में दिया था वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में टेस्ट सीरीज में दे दिया। 35 टेस्ट सीरीज देते हैं, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ वाली। बस इससे पढ़ लो एससीएस की समरी की कंपाइलेशन लिस्टिंग से, प्रैक्टिस कर लो पेड क्विज टेस्ट सीरीज से। आराम से ये 3 चीज करके प्री का कट ऑफ निकाला जा सकता है। इन 3 चीज जो एससीएल है, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन 3 से मिला के हर बार 125 से 135 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट प्री में 134 आए थे, इसका प्रूफ दिया हुआ है टेलीग्राम में। इतना करके प्री का कट ऑफ आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। रिवीजन जरूर करते रहें, मंथ में 2 बार पढ़ते रहें। डेली का एटलीस्ट जो है 6 घंटे पढ़ने का टारगेट रखें, ठीक है, पढ़ने का। और उसी में जो है समझ लीजिए कि करीबन 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस का, ठीक। ये सब आपको जो है हमारे नंबर पे मिल जाएगा। समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग पूरा पढ़ने वाला, है ना, और पेड क्विज और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए, ये डेली हैबिट बनाने के लिए। और ये पूरे सिलेबस का निचोड़ है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। सिलेबस को 3 आयाम पे हमने कवर कर दिया, पढ़ा भी दिया वही चीज, डेली भी प्रैक्टिस करा दी, और ओवरऑल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से सारा जो है दे दिया आपको स्टैटिक डायनामिक को लिंक करके, ठीक है। आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। लक्ष्य पीसीएस 2026 का है और बात कुछ ऐसी है कि समय तो पर्याप्त है, लेकिन तो जो समय पर्याप्त मिला है तो सिर्फ प्री नहीं, साथ साथ में मेंस को भी ध्यान में रखना है और पीसीएस प्लस मेंस की तैयारी करना है। यानी आपको अपने स्तर से आंसर राइटिंग करते रहना है, या फिर आप लोग कर रहे होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, प्री क्वालिफाई करने का जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र समझ लो, या फिर हर टीचर की अपनी अपनी टेक्निक होती है, तो मूल मंत्र ही मैं इसको कहूंगा। प्री क्वालिफाई करने के लिए बहुत कॉन्सेप्ट के पीछे भागना नहीं है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट आपको रखने हैं और बाकी फैक्ट। अभी भी जो पीसीएस प्री है वो फैक्ट, यानी कि 80% फैक्ट और 20% कॉन्सेप्ट के साथ प्री क्वालिफाई किया जा सकता है। यानी कॉन्सेप्ट का वेटेज अभी भी अधिक है। ऐसे प्रश्न आते हैं, स्टेटमेंट 1 फिर स्टेटमेंट 2, कथन 1 सही, कथन 2 सही, दोनों सही, या फिर दोनों में से कोई नहीं सही। हाँ, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर है, जो फैक्ट होते हैं, वो अच्छे लेवल के आते हैं। चाहे आप आरओ का पेपर उठा के देख लो, चाहे आप पीसीएस के पेपर आयोग के उठा के देख लो, या फिर टीचिंग वाले जो एलटी ग्रेड के हुए हैं, या फिर जो क्या कहते हैं जो अन्य आयोग के एग्जाम हुए हैं, आप उनको उठा के देख लो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फैक्ट के बेस पे और कुछ कॉन्सेप्ट के बेस पे प्री क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। तो हमें उसी के अराउंड अपनी क्लास का स्तर रखना है। चलिए, अच्छा, तो ये कंपाइलेशन है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स स्पेशल। सबसे पहले है सुपरमैसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका सर्वोच्च स्थिति में है, ऐसा नहीं है कि विधायिका सर्वोच्च स्थिति में है,
ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका सर्वोच्च स्थिति में है ना, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे आपकी न्यायपालिका हो, तीनों किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? संविधान के अकॉर्डिंग। अगर कार्यपालिका ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो संविधान के सम्मत नहीं है तो उसको न्यायपालिका रद्द कर देगी। अगर न्यायपालिका कोई डिसीजन ऐसा है जो संविधान सम्मत नहीं है तो विधायिका उसके खिलाफ कानून ला करके उस जजमेंट को पलट सकती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, हम देखेंगे उनको। अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान सम्मत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। जैसे कि जीता जागता उदाहरण है आपका आर्टिकल 124A, जिसमें एनजेएसी का गठन किया गया था। एनजेएसी कहीं ना कहीं न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो रहा था, और आर्टिकल जो आपका 50 है जो कि डीपीएसपी का एक आर्टिकल है उसका उल्लंघन हो रहा था, रद्द कर दिया। यानी कि सुपरमैसी किसकी है? संविधान की। अब इसको हम इतना दबाव देकर के क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि जो ब्रिटेन का संविधान है, पहली बात तो अलिखित संविधान है और वहां की पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट के विषय में तो ये कॉन्सेप्ट है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, इतनी पावरफुल है। वहीं अमेरिका के संविधान में आप देखेंगे कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो सुपरमैसी में है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमैसी को बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर हम कुछ केसेस पर नजर डालें तो यहां पे लिखा हुआ है, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम व्हाइल इन यूएसए द जुडिशरी सुप्रीम, और इन ब्रिटेन द पार्लियामेंट इज कंसीडर्ड सुप्रीम। ब्रिटेन में आपकी जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। जैसे कि एक केस यहां पे आपको याद रखना है, ये कौन सा भाई केस हो जाएगा? तो आप कहोगे केशवानंद भारतीवाद। आपको पता है केशवानंद भारतीवाद का डिसीजन कब आया था? केशवानंद भारतीवाद, इसका डिसीजन 24 अप्रैल 1973। वैसे तो मुख्य रूप से यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी का भी जो कॉन्सेप्ट यहां पर आया था, है ना, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। और साथ ही यह भी तय किया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह इसके मूल स्वरूप को नहीं बदल सकती है। तो यहीं पर बताया गया कि संविधान संसद से ऊपर है ना। संविधान संसद से ऊपर है। अप्रत्यक्ष रूप से यही तो कॉन्सेप्ट निकल रहा है, संविधान संसद से ऊपर है, यानी कि हमारे यहां पर संविधान सुप्रीम होगा। इसके साथ आप देखेंगे मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस कब का है? 1980 का है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका संविधान से बंधे हुए हैं, है ना। मिनर्वा मिल्स जो केस हुआ था आपका, मिनर्वा मिल्सवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, इनको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। सिर्फ जो एक स्टेटमेंट है संविधान सर्वोच्च है उसको हम समझ रहे हैं अभी। मिनर्वा मिल्सवाद कब का है? तो आप कहोगे 1980 का है ना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया? कि कार्यपालिका यानी कि सरकार, एग्जीक्यूटिव, विधायिका और स्वयं न्यायपालिका संविधान से बंधे हैं, संविधान से बंधे हैं या फिर संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज स्पष्ट कर दी। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो मद्रास बार एसोसिएशन केस हुआ। संसदीय संप्रभुता नहीं, संवैधानिक सर्वोच्चता। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं है हमारे यहां पर,
क्या है? तो आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है भाई। मद्रास बार एसोसिएशन का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिपीट कर दिया। मद्रास बार एसोसिएशन केस में, एसोसिएशन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया, संसदीय संप्रभुता नहीं अपितु संसदीय सर्वोच्चता नहीं, अपितु संवैधानिक सर्वोच्चता है। संवैधानिक सर्वोच्चता है देश में। कैसी है? संवैधानिक सर्वोच्चता है, यानी कि संविधान से ऊपर ना ही न्यायपालिका है, संविधान से ऊपर ना ही कार्यपालिका है, संविधान के ऊपर ना ही विधायिका है। बहुत बार तीनों ने ही एक दूसरे को जजमेंट को हटाया है जब ऐसा महसूस हुआ कि नहीं ये संविधान के अनुसार नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि संविधान सर्वोच्च है। इवन इतना भी कहा जाता है कि स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको यहां पर स्पष्ट करना है ना। दूसरी चीज, संविधान का अर्थ है संविधान, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सम प्लस विधान, यानी कि इक्वल लॉ फॉर ऑल। ना ही जाति के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, ना ही क्षेत्र के आधार पर, ना ही संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए बराबर कानून है। हाँ, जो राज्य सूची के विषय हैं तो राज्य में वो अलग अलग हैं, बाकी जो कानून है तो सभी लोगों के लिए बराबर है, इक्वल। संविधान एक विधान। ऐसा नहीं कि पहले सार्वजनिक स्थल हुआ करता था तो इस जाति का व्यक्ति इस सार्वजनिक स्थल में प्रवेश पाने के योग्य है, इस जाति का व्यक्ति यहां पर प्रवेश पाने के योग्य नहीं है। अंग्रेजों के समय इल्बर्ट बिल विवाद, इस क्षेत्र के व्यक्ति ये केस सुनने के लिए वो क्या प्रॉपर नहीं है। जैसे भारतीय व्यक्ति यूरोपियों के केस नहीं सुन सकते थे, जबकि यूरोपीय व्यक्ति भारतीयों के केस सुन सकते थे। जबकि आप देखेंगे कि जो 1858 का अधिनियम आया था उसमें हमें भारत का संप्रभु, ब्रिटेन का संप्रभु घोषित कर दिया गया था। जैसे ब्रिटेन के लोग वैसे हम भी हो गए थे बराबर। तो फिर ये भेदभाव क्यों? वहीं से तो धीरे धीरे हमारा पुनर्जागरण शुरू हुआ है और वहीं से आप देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता बननी शुरू हुई कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि जब हम भी ब्रिटेन के अधीन हैं तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों, है ना। तो क्या है? एक समान कानून। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अच्छा, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों हो रहा है? सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों हो रहा है? कारण यह है कि संविधान के भाग 6 और भाग 5 अलग अलग हैं। राज्यों के लिए भी संसदीय व्यवस्था है, स्पष्ट चीजों का उल्लेख है, और केंद्र में भी संसदीय व्यवस्था है, उनका स्पष्ट उल्लेख है। तो संविधान के भाग 5 और भाग 6 का जो अलग अलग स्पष्ट एक अलग अलग आर्टिकल्स उनको दिए गए हैं, डेडिकेटेड आर्टिकल्स हैं, ये जो भारतीय संविधान को सबसे लंबा बनाने का काम करते हैं। भाग 6 और भाग 5 दोनों जगह पे संसदीय व्यवस्था है और उसका अलग अलग हमें उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए, अच्छा, ये चीज हो गई। इसके साथ इट वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द पार्लियामेंट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू इट। दिस मीन्स दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ओल्डर देन द पार्लियामेंट। क्या कहोगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ओल्डर देन द पार्लियामेंट, यानी कि संविधान सभा पार्लियामेंट से पुरानी है। पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट तो संविधान के लिखने के बाद जब आम चुनाव हुए तब बनी संविधान, क्या बनी? तब बनी आपकी पार्लियामेंट, संसद। लेकिन संविधान सभा ने संविधान को बनाया है। ठीक है, इसीलिए जो पहला जो संविधान में संशोधन हुआ था जिसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन कब हुआ है? तो आप कहोगे 1951 में।
पहला संविधान संशोधन कब हुआ है? तो आप कहोगे 1951 में। और इसमें क्या हुआ है? तो आप कहोगे पहले संविधान संशोधन में नवी अनुसूची जोड़ी गई है, नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो जिस समय ये पहला संविधान और ये नवी अनुसूची बताएंगे आगे, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 1951 जोड़ी गई थी। और आपको पता है कि देश में जो पहले आम चुनाव हैं वो 1951-52 में हुए थे, क्योंकि वो पहला आम चुनाव था। हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं थे जो शीघ्र आम चुनाव करा सकें। अब तो 1-1.5 महीने में हो जाते हैं। एक लंबी प्रक्रिया चली थी। तो पहली लोकसभा का जो गठन है वो 1952 में हुआ था। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी संविधान में संशोधन है वो सब कहां पर होते हैं? पार्लियामेंट में। संविधान ने पावर भी संशोधन का दे रखा है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को। लेकिन जो पहला संविधान का संशोधन हुआ है 1951 में, जिसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो उस समय पार्लियामेंट में जो सदस्य थे वो बतौर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। वो सभी संविधान सभा के सदस्य थे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट का जो काम है वो संविधान सभा के सदस्य ही कर रहे थे। इस बात को समझना होगा, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट कौन सा पुराना है? संविधान सभा। संविधान सभा ने संसद दी है, संसद ने संविधान सभा नहीं दी है। संविधान सभा का गठन तो नवंबर 1946 में हुआ था, कैबिनेट मिशन के आधार पर। फिर पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, है ना? फिर स्थायी अध्यक्ष चुने गए। वो सारी कहानी है, हम आगे देखेंगे, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ समझाना है आपको कि संविधान सभा ने संसद दी है। तो कॉन्सेप्ट किसका पुराना है? संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है और फिर संविधान से जन्म हुआ है पार्लियामेंट का। तो ओल्डर कॉन्सेप्ट कौन सा है? आप कहोगे पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द पीपुल ऑफ इंडिया टुगेदर इट बिगिंस विद वी द पीपुल ऑफ इंडिया। प्रेम्बल में शब्द कौन सा इस्तेमाल हुआ है? हम भारत के लोग। तो संविधान की प्रस्तावना के किसने अपनाया है, किसने आत्मर्पित किया है? तो आप कहोगे भारत की जनता ने, संविधान सभा ने नहीं। अगर पूछा जाए कि भारत की संप्रभुता, सोवेनिटी, भारत की संप्रभुता किसमें अंतर्निहित है? भारत, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? किसमें निहित है? सोवेनिटी। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, संसद, या फिर भारत की जनता? तो क्या कहोगे, किसमें अंतर्निहित है? तो आप कहोगे भारत की जनता में। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो पूरी संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। संविधान को कौन आत्मर्पित करता है? संविधान सभा नहीं, भारत की जनता। हाँ, भारत की जनता के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? संविधान सभा के मेंबर। भाई 10 लाख व्यक्ति पर एक संविधान सभा का सदस्य था। और फिर देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, तो जो देशी रियासतों की जो वहां की पॉपुलेशन थी वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे अभी होता है, सरकार किसकी है? लोकतंत्र है, जनता की है, लेकिन जनता के लिए चुने हुए लोग वहां पर बैठे हैं। तो शासन तो अभी अप्रत्यक्ष रूप से कौन चला रहा है? तो आप कहोगे भाई जो भारत के लोग हैं वही तो इसको चला रहे हैं, है ना? तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। चलिए ना, टिप्पणी, हम भारत के लोग की जो अवधारणा है ये अमेरिका के संविधान की भाई प्रस्तावना से प्रेरित है ना? हालांकि जो यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से भी प्रेरित कहीं कहीं पे जो है लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, चलिए
वहां पर भी चीज है कि हम दुनिया के लोग, है ना, यूनो को वहां पे संविधान को क्या बोलते हैं, चार्टर बोलते हैं। अगला है, चलिए, एक्सेप्टेंस एंड इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की स्वीकृति और प्रभाव। एडॉप्टेड, संविधान कब अपनाया गया है, तो आप कहोगे 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। और पहला संविधान दिवस कब मनाया गया है, तो आप कहोगे पहला संविधान दिवस 2015 को मनाया गया। 2015 को मनाया गया, 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया था। ठीक, केम इनटू फोर्स, यानी कि लागू कब से हुआ, तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। क्यों 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो आपको पता है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। एक युवा समाजवादी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है और वहां पर प्रण लिया जाता है कि हम 26 नवंबर 1930 तक देश को आजाद कर लेंगे। वो लंबी कहानी है कि ऐसा क्यों कहा गया, वो हिस्ट्री का टॉपिक है, फिर हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे तो क्लास हमारी टर्न हो जाएगी ना, तो वहां पे नहीं जाना है, सिर्फ एक सांकेतिक रूप से, ताकि लोगों में एक उत्साह रहे और लोग समझ पाए कि वास्तव में स्वराज क्या है। भाई देश में पढ़े लिखे लोग नहीं है, अभी भी लोगों को वास्तव में, देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, लिटरेसी रेट अबाउट 74 है, लेकिन अभी भी जो लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव करते हैं, जो वो मतदान करते हैं, वो मुख्य मुद्दों पर नहीं करते हैं, लोकतंत्र के मुद्दों पर होता ही नहीं है। सोचो जब आज नहीं होता है तो इतने वर्ष पहले, लगभग 95-96 साल पहले लोग कैसे परिचित होंगे कि स्वराज क्या है। जो देश सैकड़ों वर्षों से एक मानसिक गुलाम बन चुका हो, उसको स्वतंत्रता स्वराज कैसे पता चलेगी। तो सिर्फ सांकेतिक रूप से था कि हम स्वराज दिवस मनाएंगे, लोगों को पता तो चले कि हम जागरूक करेंगे कि आजादी क्या होती है। लोग सुबह सुबह नहा धो करके नए नए कपड़े पहन करके लोगों से मिले, जैसे कि अभी होली दीपावली में होता है, वैसे ही सेम कंडीशन उस दिन थी, लग रहा था कुछ तो नया है आज, है ना। इससे सांकेतिक रूप से लोग जागरूक होते हैं कि वास्तव में क्या है, स्वराज क्या है। तो वहां से हम प्रतिदिन फिर 26 जनवरी को हमने मनाना स्टार्ट कर दिया था, स्वराज दिवस 26 जनवरी को। तो इसीलिए 26 जनवरी को यहां पर हमारा संविधान लागू किया गया था ना, इसको डिले किया गया 2 महीने। अगला है, संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 को हटाकर भारत को संप्रभु राज्य बनाया। बहुत पूछते हैं कि जब देश की सत्ता हमें दे दी गई, अंतरिम सरकार का गठन हो गया, तो भारत का संचालन किससे होता था, तो आप कहोगे भारत सरकार अधिनियम 1935 से, जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हो गया तब तक भारत का जो संचालन है वो किससे होता था, तो आप कहोगे भारत सरकार अधिनियम 1935 थे। तो फिर जब संविधान लागू हुआ तो किसको रिप्लेस कर दिया, भारत शासन अधिनियम 1935 को। द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इंडिया ए सोवरेन रिपब्लिक बाय रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अनुच्छेद 395 के तहत ब्रिटिश संसद के पूर्व अधिनियमों को निरस्त किया गया, है ना। जो भी, क्योंकि शासन संचालन थे, जहां पर भी जो आवश्यकता थी उनको कंटिन्यूअस किया गया, बाकी को रद्द कर दिया गया। जितने भी अधिनियम थे उनको रद्द किया गया। प्रॉपर जो संविधान है, क्योंकि ये भी तो अधिनियम ही थे भाई, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भेजे गए थे, सबको रद्द कर दिया गया। कहां पर, आर्टिकल 395 में। ये भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, अगर पूछा जाए, ये भी कोर्स यहां से भी सीधा प्रश्न बनता है, हम क्या हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन जिस समय हमारा संविधान लागू था तब क्या स्टेटस था, तो आप कहोगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ
तब भारत की स्थिति क्या कहोगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गणराज्य। लेकिन 1976 के बाद से हमारी स्थिति क्या हुई? 1976 के बाद से, या फिर वर्तमान कह लो, वर्तमान में भारत की स्थिति जो पीछे लिखा हुआ है, क्या कहोगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या कहोगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। ये अब ये आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ये क्या है, डिफरेंस कहां से आ गया है? तो आप कहोगे ये जो अंतर है, हमारे देश में एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार छोड़ सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। किस समिति की सिफारिश पर? आगे ये सब चीजें हम देखेंगे ही, बस थोड़ा रेफरेंस आपको दे रहे हैं, छोड़ सिंह समिति की सिफारिश पर। और इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे क्या बोलते हैं? लघु संविधान। इसी एकमात्र संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, और प्रस्तावना में संशोधन करके दो नए शब्द, यहां पर तीन वैसे जोड़े गए थे, लेकिन यहां पर केवल दो लिए हमने, क्योंकि दो का ही काम है, क्योंकि वो भारत की स्थिति के विषय में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। तो भारत की जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। अब हम क्या हो गए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। क्योंकि ये जो शब्द हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, तो इस समय लागू होने के समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थिति थी, अब ये स्थिति है। दोनों से ही प्रश्न आते हैं, कई सारे आयोगों ने प्रश्न पूछा है, ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए वापस आते हैं, है ना। यह अपने नागरिकों को क्या देता है? जस्टिस, न्याय की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, लाइबर्टी की बात करता है, यानी कि स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता का आश्वासन देता है, आर्टिकल 19 मुख्य रूप से आप कहोगे, और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, आपस में भाईचारा, ऐसा नहीं कि हम इस क्षेत्र के, हम ये भाषा बोलते हैं तो हम दूसरे भाषा वालों से नफरत करें, हम इस क्षेत्र के हैं तो हम दूसरे भाषा वालों के लिए नफरत करें, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम इस राज्य के हैं, हम इस यहां से हैं, है ना। तो बंधुत्व को बढ़ावा देना है। संविधान की मूल प्रति संसद भवन दिल्ली में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित है ना, जो मूल संविधान जो लिखा गया था, हालांकि मूल संविधान इंग्लिश भाषा में लिखा गया, बाद में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। अगला है की कॉन्सेप्ट क्या है संविधान की, सबसे पहले हम समझेंगे। सबसे पहले है सोवरेन रिपब्लिक। अब इसको समझने के पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा, जैसे क्या? राज्य के तत्व क्या होते हैं? राज्य के तत्व। अब यहां पर राज्य का मतलब प्रांत नहीं है, क्या कहोगे? राज्य के तत्व।
तो आप कहोगे किसी भी जो राज्य के हैं वो कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। इन्हीं 4 तत्वों के आधार पर क्या होगा? कोई राज्य राज्य माना जाएगा। बस 1 मिनट का समय दीजिए आपको। चलिए, वो राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो राज्य यहां पर आप कहोगे यहां पर राज्य का तात्पर्य होगा कि किसी देश का क्षेत्रीय या प्रांतीय इकाई नहीं, तकनीकी दृष्टि से है। किसी समाज की राजनीतिक संरचना, है ना, तकनीकी दृष्टि वाला राज्य यानी कि देश, कंट्री समझ लो आप, है ना। कौन कौन से एक होंगे? एक होगा आपका भूभाग, ये भी है। बिना भूभाग के कैसे किसी को हम राज्य कह सकते हैं? यानी कि आपका रीजन हो जाएगा ये। दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा आवश्यक तत्व है? आप कहोगे जनसंख्या। जनसंख्या के बिना ही क्या ही बनेगा? जनसंख्या तो होनी चाहिए, नहीं वहां पे ऑपरेट कौन करेगा? सरकार को, यानी कि पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद सरकार, सरकार भी होनी चाहिए, है ना, सरकार। लेकिन कैसी सरकार, वो बात आते हैं, है ना। क्या कहोगे? अब हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? तो आपको पीछे वापस स्लाइड में आओ। किसकी? संप्रभु गणराज्य। क्या कहोगे भाई? संप्रभु गणराज्य। चलिए, तो यहां पर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या हो जाएगी? सोवेरेनिटी। क्या कहोगे? सोवेरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता, सोवेरेनिटी यानी कि संप्रभुता। ठीक है, चलिए, ये राज्य के तत्व हैं या फिर यूं कह लो राज्य के अंग हैं। अगर इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित है तो राज्य फिर वो राज्य नहीं है। राज्य का मतलब फिर कह रहा हूं, तकनीकी दृष्टि से यहां पर एक देश से तात्पर्य है, ना कि किसी प्रांत से, क्षेत्रीय इकाई से नहीं होगा। क्या कहोगे? एक देश से तात्पर्य है। तो अगर कोई एक देश है, भूभाग भी होना चाहिए, जनसंख्या भी होनी चाहिए, सरकार भी होनी चाहिए और संप्रभुता भी होनी चाहिए। लेकिन लेकिन आपको याद रखना है, संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। राज्य की आत्मा, संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। इन चारों अंगों में, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इन चारों से मिलकर के सरकार बनती है, माफ कीजिएगा, राज्य बनता है, यानी कि देश बनता है। लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहोगे? संप्रभुता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं, मतलब यही नहीं होगी तो बात खत्म। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश एक प्रांत है, उसके पास भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र नहीं है। अगर कोई भी विदेशी संधि करनी है तो बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश तय नहीं करेगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। उत्तर प्रदेश नहीं तय कर सकता है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से होगी कि नहीं होगी। उत्तर प्रदेश नहीं तय कर सकता है कि हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे होने चाहिए। उसके पास क्या है?
लेक ऑफ सोवेनिटी, सोवेनिटी नहीं उसके पास, किसी भी स्टेट के पास नहीं, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के पास नहीं, वो भारत के पास है। भारत को कोई भी देश ये नहीं तय कर सकता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। हालांकि दुनिया में दबाव समूह होते हैं, वो दबाव समूह किसी कभी कभी अपने फैसले बदलवाते हैं, है ना, वो चीजें होती हैं कि दबाव समूह सरकारों पे दबाव करती हैं, वो डिप्लोमेसी है। लेकिन उससे जो हमारी संप्रभुता उसको खतरा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उस डिप्लोमेसी के तहत हमारा कोई लॉस हो जाए, जैसे कि घरेलू पॉलिटिक्स होती है, गांवों की पॉलिटिक्स होती है कि गांव का प्रधान कहेगा कि आपको मेरे पक्ष में बोलना है, अदरवाइज आपका राशन कार्ड काट देंगे, तो फिर आपको उसके पक्ष में बोलना पड़ेगा। इससे मतलब ये तो नहीं कि हाँ आप चाहें तो उसके खिलाफ बोले लेकिन राशन कार्ड कटेगा। तो ये डिप्लोमेसी उसे वैसे दुनिया में होती है कि आपको अगर हमसे कच्चा तेल लेना है, जीवाश्म ईंधन का तेल लेना है, तो आपको वहां पर मेरे पक्ष में मतदान करना होगा या फिर ये करना होगा। तो ऐसे दबाव समूह होते हैं। लेकिन तब भी भारत क्या है, एक संप्रभु है। निश्चित भूभाग और जनसंख्या पर सत्ता या सरकार के संपूर्ण नियंत्रण के अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता बाह्य नियंत्रण से मुक्त होती है। संप्रभुता को ही राज्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो किसी यही सेम चीज यहां पर पूरी लिखी हुई है कि अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होता है। अगला है समाजवाद। दिस इज ए सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी। समाजवाद क्या है, तो आप कहोगे सामाजिक आर्थिक दर्शन है। इन दिस सिस्टम द कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑनरशिप रिमेन्स विद द सोसाइटी। जो धन स्वामित्व के साधन होते हैं और उनका जो वितरण है वो समाज के पास रहता है। Socialism has emerged in Europe due to the interaction of industrialization. Swami Vivekananda was the first to be influenced by socialism in India, but the present Indian socialism is influenced by Mahatma Gandhi, Acharya Narendra Dev, and Jay Prakash Narayan. There is democratic socialism in India. भारत में कैसा है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप कहोगे लोकतांत्रिक समाजवाद है। कार्ल मार्क्स सोशलिज्म इज साइंटिफिक सोशलिज्म। और जो कार्ल मार्क्स हैं उनका जो समाजवाद है वो कैसा है, वैज्ञानिक समाजवाद है। वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। भारत में वर्ग संघर्ष की बात नहीं होती है। भारत लोकतांत्रिक तरीके से, कानूनी माध्यम से, संवैधानिक माध्यम से अपने अधिकारों की बात करता है। जबकि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, वर्ग संघर्ष। सर्वहारा वर्ग को अगर अपने अधिकार चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। भारत इस ऐसी बात नहीं करता है। तो भारत में क्या है, आप कहोगे लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, जबकि कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है वो कैसा है, तो आप कहोगे वो भाई आपका वैज्ञानिक समाजवाद है, यानी कि साइंटिफिक समाजवाद है। इन दोनों चीजों को आपको समझना है, बस इतना ही यहां काम की चीज है। भारत में सबसे पहले समाजवाद से प्रभावित कौन हुआ था, विवेकानंद हुए थे, है ना। और जो वर्तमान समाजवाद है, ये जो लोकतांत्रिक है, ये किससे प्रभावित हुआ है, महात्मा गांधी के विचारों से। डीपीएसपी में कुछ ऐसे अनुच्छेद हम आगे देखेंगे जो महात्मा गांधी की जो फिलोसॉफी है उससे प्रभावित हुए हैं, है ना। आचार्य नरेंद्र देव का प्रभाव है, जयप्रकाश नारायण का है प्रभाव। लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया द रूल इज इनडायरेक्टली डन बाय द पीपल। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यही तो हुआ कि जो भारत का प्रमुख होगा उसका चुनाव होगा। हमारे यहां पर एक चुनी हुई सरकार होती है। भाई पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आपके मतदान से ही तो बैठते हैं। तो लोकतांत्रिक हुई कि नहीं हुई। हु इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, जनता की चुनी हुई सरकार। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ, द हेड ऑफ द नेशन। भारत का हेड कौन है, तो आप कहोगे प्रेसिडेंट। कौन है भाई, हमेशा याद रखना सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नेशन का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, दिस पोस्ट इज नॉट हेरिडेटरी। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साउथ इंडिया से, तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन एक दूसरे संप्रदाय से। क्या इन तीनों में कोई संबंध है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी। इसके पहले अगर देखा जाए तो बहुत सारे राष्ट्रपति हुए हैं, सबका अलग अलग, कोई ऐसा तो नहीं सेम हेरिडिटी है, अलग अलग है, चुने हुए हैं।
संसद के दोनों सदनों के वो उनका कॉलेजियम है, आर्टिकल 54 में सब आगे देखेंगे हम। ऐसा नहीं कोई भी बन जाएगा जिसको हम चाहेंगे ये आज से राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है। उनका बकायदा निर्वाचन होता है, तो जो हेड ऑफ नेशन है उसको चुना जा रहा है। ये है रिपब्लिक का मीनिंग, ये होता है रिपब्लिक का मीनिंग कि भाई जो हेड ऑफ नेशन है उसका हम चुनाव कर रहे हैं। अगला है, अब सबसे महत्वपूर्ण है भारत का संवैधानिक विकास। क्या कहोगे? भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले अब अगर हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो भारत में सबसे लंबे समय तक जो शासन किया है ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारत का संवैधानिक विकास प्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण इसलिए हुआ था ताकि जो पुर्तगाली कंपनी है, जो स्पेन की कंपनी है, उनको टक्कर दी जा सके पूर्व में व्यापार करके। इसीलिए 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने अपने एक चार्टर के माध्यम से गठन कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे इस तरीके का माहौल बने, यहां पर जो चीजें थी वो कमजोर थी, उसका लाभ लिया, और कुछ वहां के महत्वाकांक्षी जो है गवर्नर भी हुए हैं, गवर्नर जनरल भी महत्वाकांक्षी हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में नींव मजबूत करने में देखा जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, सहायक संधि हम यूं कह सकते हो। कार्नवालिस का बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि वेबकत सिद्धांत के माध्यम से जो चीजें बची थी वो लॉर्ड डलहौजी ने मजबूत कर दी, और ऐसा महल खड़ा किया जो लंबे समय तक चला। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी नींव मजबूत हुई, भारत में पुनर्जागरण हुआ, लोग रूस की क्रांति से प्रेरित हुए, एल्बर्ट बिल जैसे विवादों ने भारत में राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, और एक लंबा संघर्ष, हजारों लोगों ने बलिदान किया। उसके बाद जाकर के हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलती है। तो संघर्ष भी था, हमारी नीतियां भी थी, और बहुत लंबा बलिदान भी था, बहुत सारे लोगों का बलिदान भी था। तो ये स्थापना होती है व्यापार के लिए, स्पेन और पुर्तगाली कंपनियों को टक्कर देने के लिए। भारत उस समय अकबर का शासन था, लेकिन अकबर के नाम का ही लेकर के वो एक पत्र कौन लेकर के आया था? सर थॉमस रो लेकर के आया था, लेकिन तब तक यहां पर अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, है ना। तो फिर वो जहांगीर से बातचीत होती है, लेकिन पहले वो आप देखेंगे कि कंपनी स्थापित नहीं हो पाती है। फिर आपके आते हैं दूसरे वाले, फिर उनके माध्यम से कंपनी स्थापित होती है, फिर धीरे धीरे चीजें होती हैं। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां, तब तक ये आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अन्य भी यूरोपियन कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी थी, नीदरलैंड की कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी थी, इनके मध्य आप देखेंगे आपसी प्रतिस्पर्धा। इस प्रतिस्पर्धा में आप देखेंगे धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आगे निकलते हैं। इधर जो मुगल प्रशासन है उसकी केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगातार इनका जो है डिक्लाइन होता रहता है। फिर उत्तरवर्ती मुगल शासन जो 1707 के बाद से शुरू होता है, कोई भी वहां पर महत्वाकांक्षी दूरदर्शी शासक ही नहीं हुआ है। चाहे वो आप देखेंगे साहेब बेखबर जिसे हम कहते हैं, बहादुर शाह प्रथम जिसे साहेब बेखबर कहा जाता है, चाहे वो हो, चाहे मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह हो, चाहे आपका फर्रुख सियार जिसे घृणित कायर कहा जाता है, इन सब ने मिलकर के सत्ता को और कमजोर कर दिया। और आपसी संघर्ष तो था ही, मराठे अलग खींच तान कर रहे थे, है ना। तो आप देखेंगे इधर अवध स्वतंत्र हो गया, उधर हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, बंगाल स्वतंत्र है। इनसे क्या हुआ? कोई केंद्रीय सत्ता बची ही नहीं, और राष्ट्रीय एकता जैसा कोई तत्व हमारे देश में उस समय था नहीं। तो इन सभी का फायदा लिया किसने? अंग्रेजों ने। और फिर बाद में सांप्रदायिकता को जन्म दिया। अंग्रेजों की देन है सांप्रदायिकता भारत में, जिससे इनकी जो इमारत है वो लंबे समय तक टिकी रही। ठीक है, तो वो सारी कहानी हम यहां पर देखेंगे, है ना। व्यापार करने के लिए आई, और धीरे धीरे यहां राजनीतिक प्रभाव भी स्थापित कर लिया। 1600 में 31 दिसंबर 1600 की डेट है कि ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार दिए गए। फिर 1765 में, फिर आपको पता है 1726 में, 1726 तक आते आते भारत में 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है,
एक यहां पर बंबई की प्रेसिडेंसी, एक यहां पर मद्रास की प्रेसिडेंसी और यहां पर एक बंगाल की प्रेसिडेंसी। और तीनों को ही आप देखेंगे अपने अपने क्षेत्र में छोटे मोटे स्तर पर कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। अब यहां पर कोई बात होगी तो ऐसा उन्होंने ब्रिटेन से पहले हम जानकारी लेंगे कि भाई ये कर लें, तो इनको अपने अपने स्तर पर कानून बनाने की शक्ति दे दी गई और चीजें चलती रहीं, चीजें क्या हुई, रन होती रहीं। इसके बाद प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को होती है। हालांकि छल कपट के आधार पर जीती गई थी और अंग्रेजों ने बंगाल को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सबसे पहले जो बंगाल के नवाब हैं उनको पराजित किया, सिराजुद्दौला को, और वहां पर अधिकार किया। और बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया, तो आप कहोगे प्लासी की लड़ाई के बाद किसको नियुक्त किया, क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को। कब, प्लासी की लड़ाई के बाद। लेकिन यहां पर सिराजुद्दौला को हटा दिया गया, मीर जाफर को बनाया गया। और मीर जाफर कौन था, तो आप कहोगे अंग्रेजों का कठपुतली था। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता यहां पर भी पैरेलल, वो जो भारत का कन्वेंशनल जो शासन तंत्र था उसको भी हटा खत्म कर रहे थे, और साथ साथ में जो उनके समकक्ष यूरोपियन कंपनी थी, यूरोपियों को जो शासन था उसको भी परास्त कर रहे थे। दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी। इसके साथ उनका एंग्लो फ्रेंच वार, पुर्तगालियों को भी पराजित किया, खत्म किया, डेनिस को भी खत्म किया, आपस में लड़ रहे थे, एक शक्ति आकर के विजयी हुई। फिर समय आया कौन सा, तो सबसे निर्णायक महत्वपूर्ण 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, तो आप कहोगे बक्सर का युद्ध। मैंने अभी क्या कहा कि प्लासी का जो युद्ध है वो अंग्रेजों ने, प्लासी का युद्ध जहां अंग्रेजों ने छल और कपट से जीता था, क्योंकि मीर जाफर के नेतृत्व वाली पूरी सेना को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था। सिराजुद्दौला महत्वाकांक्षी विशाल सेना थी, अंग्रेजों की हार होती, लेकिन छल कपट करके किया। लेकिन वहीं पर जो बक्सर का युद्ध हुआ है वो अंग्रेजों ने अपने योग्यता के आधार पर जीता। एक तरफ अवध के नवाब की सेना, मुगल सेना और बंगाल के नवाब की सेना, मीर कासिम तब तक हो चुका था। क्या कहोगे, एक तरफ क्या थी, अवध का नवाब की सेना, अवध का नवाब का भी संयुक्त बेड़ा था ना, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट भी थे एक तरफ। इसके साथ जो बंगाल के नवाब हैं उनकी संयुक्त सेना थी, बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना, कोई छल कपट नहीं। दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना को कौन लीड कर रहा था, तो आप कहोगे हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और यहां पर यह युद्ध जीत जाता है। इन लोगों की क्या हुई, हार हुई, तीनों लोगों की संयुक्त सेना को। अब जब भी आपकी हार हुई उसके बाद संधियां होती रही हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार रहा हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी संधि हुई है, वारसाय की अपमानजनक संधि, और अपनी अपनी जो शर्तें वो थोपी गई थी हारने वालों पर। और उसके बाद भी अगर आप हारते हो तो संधियां होती हैं, यानी कमजोर पक्ष को संधियां स्वीकार करनी होती हैं। तो आप देखेंगे इसी बक्सर के युद्ध के बाद दो संधियां होती हैं। एक पहली संधि हुई है, पहली संधि जो है वो कब हुई है, 12 अगस्त 1765 को, जिसे इलाहाबाद की पहली संधि कहते हैं। और जो दूसरी संधि है, दूसरी संधि कब हुई है, तो आप कहोगे 16 अगस्त 1765 को, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि कहा जाता है। इसे इलाहाबाद की दूसरी संधि कहते हैं। अब यहां पर अंग्रेजों ने अपनी जो शर्तें हैं वो बंगाल के नवाब पर, मुगल के सम्राट पर और अवध के नवाब पर थोपा, अपने अनुसार काम कराया। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए, यानी कि राजस्व और न्याय, यही मुख्य अधिकार होते हैं। जब यहां पर इनको अधिकार मिल गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संबंधी अधिकार, है ना। और रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया, क्या कहोगे, फिर से
बंगाल का गवर्नर, और उसने यहां पर किसकी शुरुआत कर दी? द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन की शुरुआत। और ये जो द्वैध शासन है, ये आप देखेंगे द्वैध शासन 1765 से लेकर के 1773 तक कंटिन्यू रहा। अब जब कंटिन्यू रहा द्वैध शासन, तो इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के कर्मचारी, इनके बीच में फैला भ्रष्टाचार। और इन्होंने भारत को जितना, कितने साल हो रहा, लगभग 8 साल, लगभग 8 साल, 8 सालों तक इस तरीके से लूटा कि जो बंगाल सोने की चिड़िया थी, वहां पर लोग भूखों से मरने लगे। भारत में अकाल पड़े, बंगाल में आधे से अधिक लोग सिर्फ अकाल से मर गए। और जहां पर सरप्लस उत्पादन प्रोडक्शन होता था अनाज का, वहां पे लोग भूख से मर रहे हैं। इस तरीके से लूट घसोट किया। लेकिन कंपनी जो है, कंपनी के कर्मचारी तो फायदे में थे, लेकिन कंपनी घाटे में चली गई, कंपनी घाटे में चली गई। कंपनी के कर्मचारी फायदे में चले गए, कंपनी घाटे में चली गई। अब अगर कंपनी को रन करना है, तो कंपनी के जो बाकी के अधिकारी हैं, वो कहां पर गए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लोन लेने के लिए, फिर से कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए। अगर कहीं पर कोई कंपनी कर्मचारी लूट घसोट कर रहे हैं, उस समय पर तो जानकारी थी भाई। अभी भी भारत में जैसे घोटाला होता है तो पता चल जाता है घोटाला हुआ, बेशक सरकार उसमें काम ना करे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको लोन देंगे, कंपनी फिर से पुनर्जीवित होगी, क्योंकि बिल्कुल अब तो हमें काम करना है, अब तो भारत में हमें व्यापार करना है। वहां की जो केंद्रीय सरकार थी वो खत्म हो गई है, अब तो कुछ भी नहीं है। पूरा आगे का जो विजन है वो खुला हुआ है, आगे जहां तक हम व्यापार कर सकते हैं करेंगे। कोई भी क्षेत्रीय अन्य यूरोपीय कंपनी नहीं बची है, पूरी कंट्रोल चीजें हमारे कंट्रोल में है। लेकिन सिर्फ रेगुलेशन की बात है, और कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। और दूसरी चीज, एक और समस्या थी, हमने क्या कहा कि 1726 से जब सबसे पहले तो बंगाल ही प्रेसिडेंसी थी, फिर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी। समस्या क्या आ रही थी? कोऑर्डिनेशन में। अब आपको पता है कि मराठे यहां पर भी हैं, वहां पर भी हैं, है ना, लगातार कर, और बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां हैं। तो पता चला कि इनकी और किसी क्षेत्रीय शक्ति की, मद्रास प्रेसिडेंसी और किसी क्षेत्रीय शक्ति की विवाद चल रहा है, और पता चला कि उनसे इन्होंने संधि कर ली, और तीनों प्रेसिडेंसियां ब्रिटेन की हैं। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही थी तीनों प्रेसिडेंसी में, क्योंकि तीनों बराबर थी। जैसे यूपी गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, और उत्तराखंड गवर्नमेंट है। भाई ये तीनों मिलकर के किसी मामले को नहीं सुलझा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं। ये अलग बात है कि कोई छोटा स्टेट है, कोई बड़ा स्टेट ना। मुख्यमंत्री हम भी हैं, मुख्यमंत्री आप भी हैं। नदी जल विवाद होता है तो उसके लिए फिर प्राधिकरण ही बनता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर केंद्र सरकार। आपस में मामला नहीं सुलझेगा, क्योंकि क्यों कोई झुकेगा भाई? हम भी चुनी हुई सरकार है, हम भी मुख्यमंत्री, आप भी मुख्यमंत्री तो हैं भाई। बेशक ये बड़ी प्रेसिडेंसी थी, लेकिन तीनों प्रेसिडेंसी थी। यहां पर कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही। पता लगा इसको युद्ध करना है, इसने कहा कि नहीं हम अपना सहयोग आपको नहीं देंगे। इनको किसी लड़ाई करनी, इन्होंने कहा नहीं हम आपको सहयोग नहीं देंगे। बहुत बार होता, तो ये सारी चीजें कमी आ रही थी। तो इन सब चीजों को समझा गया। तो इन्होंने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि हम आपको पुनर्जीवित करेंगे, लेकिन हम आपको रेगुलेट भी करेंगे। और हम देख रहे हैं कि भारत में बहुत लूट घसोट आप लोग कर रहे हैं। कंपनी कर्मचारी बेर हो गए, कंपनी दिवालिया हो गई। तो ये भाई साहब क्या होता है, कहानी यहां से स्टार्ट होती है, भारत का संवैधानिक विकास। बाकी जो कहानी उस आपको समझा चुके हैं, शाह आलम द्वितीय वाली, है ना, चीजें, और स्वतंत्रता संग्राम, ये सारी चीजें होती ही होती हैं। अब यहां पर ब्रिटिश का जो संवैधानिक विकास है, ये 2 चरणों में होगा। कंपनी का शासन जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के जो आपका 1858 तक चलेगा, पहला चरण। हालांकि 1753 का इनका आखिरी का एक्ट है, लेकिन 1753 का जो एक्ट है वो 1858 तक था।
और फिर दूसरा चरण 1858 से 1947 तक। लेकिन कंपनी को भंग किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कब हुई है? 1874 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 31 दिसंबर सन 1600 को बनी थी, उसे 1874 में भंग किया गया। लगभग 274 साल तक वो कंपनी कंटिन्यू रही। ठीक, तो सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहां पे लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं विनियमन अधिनियम। यहां पर 3-4 चीजें थी, उनमें से 2-4 चीजें आपको बहुत समझनी है, फिर हम आगे देखेंगे। सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट है ना। चलिए, तो आपको पता है कि 2 स्थिति यहां पर बना दी गई, एक ब्रिटेन में कंट्रोल करने के लिए और एक भारत में कंट्रोल करने के लिए। अब भारत में कोई समस्या हुई तो उस समय टेलीफोन नेट तो था नहीं, किस स्पीड से हम वहां पर 0.5 सेकंड या फिर 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंतराल में हमारी जो है बात हो जाएगी, है ना। ऐसा कुछ विशेष प्रावधान तो था नहीं। तो वहां पर क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और यहां पर क्या था, हमने बताया था कि अभी कई सारी जैसे कंपनी में भ्रष्टाचार है और तीनों प्रेसिडेंसी में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो यहां पे क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अभी तक गवर्नर था, अब कर दिया गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल नाम भी बदला गया। और साथ साथ में जो पीछे आप देखेंगे कि साथ साथ में क्या होता है कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो भी इसके अधीन कर दी गई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी इसके अधीन कर दी गई। छोटे मोटे विषय में तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बड़े विषय अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो आप बंगाल का जो गवर्नर, यहां पर भी अभी भी गवर्नर ही है, लेकिन यहां पर गवर्नर जनरल कर दिया गया और इनके अधीन कर दिया गया। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन मजबूत होगा। इसके बाद जो भ्रष्टाचार था कंपनी के कर्मचारियों में, उसको कैसे, ये वहां पर जाते बताते थे कि भारत के राजाओं ने हमें उपहार दिया है, इनको उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कहोगे? उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। और जो द्वैध शासन था उसको भी समाप्त किया गया। वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति हुई, तो वारेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर था और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब इसके पास वर्कलोड बढ़ गया था, तो एक बना दी गई वायसराय की परिषद। वायसराय की परिषद। और वायसराय की परिषद में कितने सदस्य दिए गए? तो आप कहोगे 4 सदस्य। अब देखो कैसे चीजें आई हैं। अभी तक सबसे पहले द्वैध शासन पता चला, कमियां निकल के आई, उनको समाप्त किया गया। 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई, वहां पर कोऑर्डिनेशन की कमी थी, उसको समाप्त किया गया, है ना। इसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद बनी, क्योंकि 2 प्रेसिडेंसी उसके अधीन थी। बड़ा काम हो गया था, जैसे विभाग हो, एक मंत्रालय होता है, मंत्रालय में कई सारे विभाग होते हैं, एक विभाग में कई सारे कार्यालय होते हैं, एक कार्यालय में कई सारे निदेशालय हैं और कई सारे संगठन काम करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे एक संगठनात्मक चीजें बनती हैं और फिर विकास होता है ना। फिर वो अपने काम पर काम करते हैं। दूसरी चीज, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी इस अधिनियम से। लेकिन हुई कब है ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना? तो आप कहोगे 1774 में, इसमें भी कितने थे? 4 न्यायाधीश थे। 4 न्यायाधीश थे। हम कैसे समझेंगे कैसे कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग की गई? वो सारी चीजें 1773 से शुरू होती हैं।
अब क्या होता है कि जो वायसराय की, एक तो यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कैसे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अगर कोई भी पत्राचार ब्रिटेन भेजती थी तो ब्रिटेन में किसके पास जाता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था कि उसको अप्रूवल कराना, कहां पर? तो आप कहोगे ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट से, फिर आगे चीजें कंटिन्यू होती थी। लेकिन कोर्ट ऑफ, ये वहां से डायरेक्ट नहीं, यहां पर आता था। यहां से किसके पास जाता था? तो आप कहोगे ब्रिटिश सरकार के पास, ब्रिटिश सरकार के पास पत्र जाता था। फिर ब्रिटिश सरकार उसको अप्रूवल लेती थी और फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूवल लेता था, है ना। अब जो ये 4 सदस्य बने हैं यहां पर वायसराय की परिषद में, कौन कौन था? तो आप कहोगे जनरल क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, क्या कहोगे? जॉर्ज क्लेवरिंग, यहीं पे लिख दे रहा हूं, क्या कहोगे? यहां पे लिखो, ज्यादा समझ में आएगा। जॉन क्लेवरिंग। दूसरे सदस्य थे जॉर्ज मॉनसन या फिर मैनसन, कुछ भी कह लो। अगले हैं रिचर्ड बारवल, रिचर्ड बारवेल। और एक आपके हो जाएंगे फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, कौन कौन हो जाएंगे? फिलिप फ्रांसिस। अब इसमें जो फिलिप फ्रांसिस है ये किसका धुर विरोधी था? तो आप कहोगे ये भाई वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल का धुर विरोधी था। कौन? फिलिप फ्रांसिस। अब क्यों हम ऐसा कह रहे हैं धुर विरोधी? अब हम संवैधानिक विकास आप समझ रहे हैं ना, तभी तो समझोगे कि कैसे चीजें यहां तक पहुंची, आज इतना स्मूथली चीजें चल रही हैं। तो आखिर कैसे एक कॉन्सेप्ट विकसित हुआ कि एक न्यायपालिका होनी चाहिए, उसके नीचे उसमें इंटीग्रेटेड चीजें भी हो सकती हैं, है ना। जबकि आप देखेंगे कि सरकार में चीजें इंटीग्रेटेड नहीं है, वहां पर भी तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अधीन किया जा सकता था, लेकिन वहां पर नहीं है, वहां पर अलग अलग स्तर की सरकारें हैं। ये धुर विरोधी था गवर्नर जनरल का। वहीं जो जॉन क्लेवरिंग है, हुआ क्या था कि जब वायसराय की परिषद का गठन किया गया इसकी हेल्प देने के लिए, और मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद। लेकिन यहां पे तय किया गया कि कोई भी निर्णय कैसे होगा? तो आप कहोगे मेजोरिटी के आधार पर, यानी कि बहुमत के आधार पर होगा, अपने मन से नहीं कर पाएंगे, ये बहुमत के आधार पर होगा, बहुमत के आधार पर डिसीजन होगा। यानी कि 4 ये लोग और गवर्नर जनरल स्वयं कितने हो गए? 5 लोग। तो 5 में से बहुमत कैसे माना जाएगा? 3। यानी कि अगर किसी विषय पर बातचीत हो रही है वायसराय और उसकी परिषद की, तो जिधर 3 लोग मतदान कर देंगे उधर हो जाएगा। अब 3 में से आप देखेंगे कि ये तो धुर विरोधी हो गया वारेन हेस्टिंग्स का। बचे कितने हैं? 3 लोग, 3 1 4। तो क्लेवरिंग चलो इनके साथ ही में था, यहीं पर था, यानी कि क्लेवरिंग गवर्नर जनरल के पक्ष में है, गवर्नर जनरल के पक्ष में हुआ। 2 हो गए। इनमें से अगर दोनों ने मतदान नहीं किया तो डिसीजन नहीं हो पा रहा था। बहुत बार मुद्दा केवल इसलिए रुक गया क्योंकि ये तीनों लोग कहां से आए थे? ये तीनों लोगों की जब नियुक्ति हुई है तो ये आए थे ब्रिटेन से, क्योंकि 4 बनी और ये ऑलरेडी पहले भारत में था तो इसकी यहां पर नियुक्ति हो गई, तो ये तो इनके पक्ष में था। अब ये 3 लोगों का गुट बन गया और ये है धुर विरोधी किसका? वारेन हेस्टिंग्स का। तो बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत नहीं, हल नहीं निकल पा रहा था। ये चीजें समझ में आई। इसके साथ यहां पर 4 न्यायाधीशों का न्यायालय बन गया। इसका कार्य क्षेत्र स्पष्ट था
कि भाई किस विषय पर निर्णय ये करेंगे। ऐसा तो पहले तो था नहीं कि नहीं हर विषय पर निर्णय न्यायपालिका करेगी। जैसे आज है कि कोई भी क्राइम हो गया, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, डिसीजन न्यायपालिका ही करेगी, अंतिम निर्णय। उस समय भाई आप सोचो, पूरी दुनिया में ऐसा संवैधानिक विकास ही नहीं हो पाया था। चीजें अस्पष्ट थी कि किस विषय पर निर्णय न्यायपालिका करेगी, किस विषय पर वायसराय की परिषद करेगी। एक ये मुद्दा समझ में आया। तो इन चीजों को दूर करने के लिए फिर आया है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे बोलते हैं संशोधनात्मक अधिनियम। और संशोधनात्मक अधिनियम कब आया है, तो आप कहोगे वो आता है भाई 1781 में। कब आया है? 1781 में। इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए उसमें न्यायपालिका का कार्य स्पष्ट कर दिया गया। और जो यहां पर गवर्नर जनरल की वायसराय की जो परिषद है, इसमें जो चीजें अस्पष्ट थी उनको दूर किया गया। ठीक है, किसके माध्यम से? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से। चलिए, तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है ना। बाकी ये सारे फैक्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना, कि 1773 से लेकर के 1833 तक केंद्रीकरण हुआ। क्यों केंद्रीकरण हुआ, सेंट्रलाइजेशन क्यों माना जाता है? क्योंकि 1833 के अधिनियम से तो जो उस समय कौन था, विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। अभी तक क्या था, सिर्फ गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल कह दिया गया, यानी कि सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पर पहुंच गया। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ था, जिस समय ये आया था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, इसको पढ़िएगा। अगला है 8 चीज बता चुके हैं आपको। ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ही थे, है ना। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, है ना, जबकि प्रेसिडेंसी के एक दूसरे से अलग थे। ये सारी चीजें हैं। एक न्यायाधीश की स्थापना हुई, सर इलियास सिम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बने, बाकी 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये भी आपको याद रखना है ना। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहां पर थी? ब्रिटेन में थी। जो उसका पत्राचार कहां से होता था? भारत की जो वायसराय की परिषद है और जो केंद्र में स्थित थी। चलिए, भारतीय मामलों पर नियंत्रण। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। बंगाल में प्रशासन, गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद, जो मैंने आपको समझाया। अब वहां पर जो इश्यू निकल के आए उनको कहां पर दूर किया जाएगा? तो 1781 के अधिनियम के माध्यम से उन सारी चीजों को यहां पे दूर किया जाएगा। चलिए, तो हम लोग देखेंगे 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। क्यों इसे बोलते हैं 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम? इसके पीछे कारण यह है कि जो 1773 का एक्ट आया था उसमें कई तरीके की खामियां थी। जैसे कि क्लैशेस हो रहे थे कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में। इनको हमने धीरे धीरे दूर करना शुरू किया। 1781 में दूर करेंगे, फिर एक 1783 में आया था, हालांकि वो बिल था वो पारित नहीं हो पाया था। इसमें आप देखेंगे नॉर्थ फॉक्स की जो एक कोलिशन यानी कि गठबंधन की सरकार थी, वो सरकार गिर गई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट गिर गई। उसके बाद फिर पिट्स की सरकार बनी और फिर पिट्स एक्ट आया 1784 में। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमने 1773 को इसीलिए संवैधानिक विकास कहेंगे ना। पहले आपने क्या देखा कि गवर्नर होता था, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक गवर्नर। अपने यहाँ पे वही कार्यपालिका था, वही न्यायपालिका था, वही विधायिका था, यानी कि कानून बनाने का काम, कानून लगवाने का काम और फिर कानून के उल्लंघन में दंड का प्रावधान, तीनों एक ही व्यक्ति करते थे। फिर न्यायपालिका का गठन हुआ, वायसराय की परिषद का गठन हुआ, वायसराय की परिषद का गठन हुआ।
तो आपने देखा कि किस तरीके से चीजें जो वर्तमान में एक पूरी संसदीय प्रक्रिया है, एग्जीक्यूटिव के काम अलग हैं, जुडिशरी के काम अलग हैं, पार्लियामेंट के काम अलग हैं, तो वो यूं ही नहीं हुए हैं। वो आप देखेंगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे हुए हैं, जो वर्तमान ढांचा हमने प्राप्त किया है। तभी तो हम कहते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास 1773 से माना जा सकता है। हम ये देखा जाए तो एक प्रकार की हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं। तो आप कहोगे टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1733 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, also known as the Act of Settlement. The Act of Settlement 1781 was mainly introduced to end the power dispute between the Supreme Court and the Governor General's Council. यहां पर अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं थी कि अगर गवर्नर जनरल के सदस्य कोई प्रशासनिक काम करते हैं तो उनको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो न्यायपालिका के अधीन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उन सारे क्लासेस को यहां पे दूर किया गया। ठीक है, 1781 के एक्ट में मुख्यतः क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच जो विवाद हो रहे थे उनको दूर किया गया। 1781 का संशोधन अधिनियम ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से वरीय अथवा मुक्त कर दिया। लेकिन ऐसे कृत्य जो अपने पद पर वो रहते हुए करेंगे, यानी कि जिस समय गवर्नर जनरल एज एक गवर्नर जनरल की भूमिका में रह करके कोई निर्णय लेता है, तो ऐसे कार्यों के लिए व्यक्तिगत तौर पर अगर वो किसी की हत्या कर दे तो, या फिर कोई अपराध कर दे, तो उसके लिए मुक्ति नहीं है। राष्ट्रपति जैसे हमारे यहां पर आज भी देखो कि अगर कोई पदाधिकारी सर्वोच्च वाला अपने पद पर रहते हुए कोई काम करता है तो उससे न्यायपालिका से मुक्ति मिली हुई है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ऐसा आप किसी की हत्या कर देंगे तो सजा ही नहीं होगी, क्योंकि आप राष्ट्रपति हैं, ऐसा नहीं है। तो वो चीज अगर आई है तो चीजें यहां से निकली हैं, क्योंकि क्लासेस हो रहे थे, उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, उनके कार्य करने के दौरान जिस समय वो अपने पद पर हैं, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, क्योंकि इनसे न्यायालय का क्या लेना देना। ये तो एक प्रकार का प्रशासनिक कार्य है, और प्रशासनिक कार्य के संचालन के लिए गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है। तो यहाँ पे न्यायालय की क्या भूमिका है, कोई भूमिका नहीं है। 1781 का अमेंडमेंट द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरा पॉइंट ये है कि कलकत्ता के सभी निवासियों को इस सुप्रीम कोर्ट के अधीन लाया गया, जिसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश इलियास शेम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। अगला है, इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के बाद यह मामले तय करेंगे। उस समय अंग्रेजों की भारत में इतनी स्थिति मजबूत नहीं हुई थी कि वो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकें। उन्होंने फिर धीरे धीरे जो है वो भी ग्रेजुअली ही किया है ना। तो उस समय इनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। अब जो प्रांतीय न्यायालय थे, हमारे यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी थी, उनके जो न्यायालय थे, तो उनकी जो अपील है वो गवर्नर जनरल के यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में दायर होती थी। अब वो कहा गया कि भाई गवर्नर जनरल इन काउंसिल में दायर होगी। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत भी कर दिया गया। कुल मिलाकर के 1783 का जो मुख्य एजेंडा था है वो न्यायपालिका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय वहां का था, और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसके बीच जो होने वाले मतभेद थे उनको मेनली दूर किया गया। आपको इतना याद रखना है। इसके बीच में आया था एक आपका 1783 का एक्ट नहीं कहेंगे उसको, बिल कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, बिल कहेंगे। लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था, है ना, जिसे हम कहते हैं ईस्ट इंडिया बिल।
ईस्ट इंडिया बिल। अभी भी आपको पता है हम इसके लिए बिल शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक्ट नहीं बन पाया है। जैसे हमारे यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ड्राफ्ट। सबसे पहले होता है ड्राफ्ट। जैसे कोई हमें अधिनियम लाना है तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे कि क्या क्या प्रावधान होंगे, फिर उसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं लोकसभा राज्यसभा में। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देता है तब तक वो बिल रहता है। जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है वो क्या बन जाता है, एक्ट। तो यहाँ पे ड्राफ्ट तो बन चुका था कि क्या प्रावधान होंगे, जब अभी यही नहीं डिसाइड हुआ है कि क्या प्रावधान होंगे, क्या चीजें होंगी, क्या प्रोविजंस होंगे, तो हम ड्राफ्ट कहते हैं। लेकिन जब ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया, अच्छा ये चीजें होंगी, ऐसे से होगा, फिर उसको हम लोकसभा या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे तो एज ए बिल। तो यहां पर ड्राफ्ट बन गया था और बिल के तौर पे उसे वहां की पार्लियामेंट में प्रेस किया गया और ये इंट्रोड्यूस कराया गया किसके द्वारा, तो आप कहोगे जेम्स फॉक्स के द्वारा, बाई जेम्स फॉक्स। अब ये बिल पास नहीं हो पाया। अगर ये बिल पास होता तो बनता क्या, एक्ट, लेकिन पास ही नहीं हो पाया। अब जैसे हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे बिल हैं जिनके पास नहीं हो पाने से सरकारें गिर जाती हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो मेजोरिटी में है ही नहीं। तो यहाँ पर उस समय एक गठबंधन की सरकार चल रही थी जिसे बोलते थे नॉर्थ फॉक्स कोलिशन। नॉर्थ फॉक्स कोलिशन यानी कि गठबंधन की सरकार। इसको ये डाउन हो गई, इसको इस्तीफा देना पड़ा और फिर बनते हैं कौन, प्रधानमंत्री। तो आप कहोगे पिट्स, और फिर पिट्स के द्वारा ही लाया जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में कौन सा आता है, तो आप कहोगे पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो विलियम पिट। क्या कहोगे, विलियम पिट। उस समय विलियम पिट उस समय क्या थे, ब्रिटिश पीएम। इनके समय पर आता है जहां पर 1781 के एक्ट में न्यायपालिका और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच जो विवाद थे उनको दूर किया गया। वहीं 1784 तक आते आते आभास हुआ कि नहीं, अभी भी कोई ना कोई कमी गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी है, उसको भी दूर किया जाए। तो 1784 के एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल वाले जो मतभेद थे उनको दूर किया गया, ठीक है। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया। कंपनी के कार्यों को, ठीक। एक ये भी एक प्रकार का द्वैध शासन ही था। व्यापारिक काम अलग किए गए, व्यापारिक, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो राजनीतिक, सैनिक आदि कामों को अलग किया गया। राजनीतिक, सैनिक कामों को अलग किया गया, है ना। आप देखेंगे किस तरीके से वो फॉर्म आ रहा है, यानी कि वो एक तरीका डेवलप हो रहा है जो वर्तमान में हमें देखने को मिलता है कि एक पहले एक ही व्यक्ति करता था न्यायिक कार्य, एग्जीक्यूटिव वाले, और आप देखेंगे कानून का निर्माण, उसमें भी चीजें अलग अलग की गई, न्यायपालिका लाई गई। अभी भी एक संगठन था, उस संगठन में भी दो तरीकों में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्सा है जो व्यापारिक काम करेगा और एक हिस्सा जो है वो राजनैतिक और सैनिक कार्य करेगा। अब जो व्यापारिक काम है ये पूर्णतः कंपनी करेगी, वही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और जो राजनैतिक सैनिक कार्य हैं उनको करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा, पूछा ही जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के माध्यम से हुआ था, तो आप कहोगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, तो आप कहोगे 6 सदस्य, 6 सदस्य थे।
इनका काम था कंपनी के राजनैतिक और सैनिक कार्यों को देखना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां पर होती थी? तो आप कहोगे ब्रिटेन में। इसके 6 सदस्य होते थे। इसमें कितने? 6 सदस्य। इन 6 सदस्यों में से जो 2 सदस्य हैं वो कहां से होते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश संसद से होते थे। और 4 सदस्य कहां से होते थे? तो आप कहोगे प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल का मतलब ये होता है, प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल का मतलब होता है कि जो मोनार्की है, जो वहां की मोनार्की राजशाही है, उनके सदस्य, उनके द्वारा मनोनीत सदस्य प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य, और 2 सदस्य यहां पर बोर्ड क्या कहते हैं, ब्रिटिश संसद के। तो ये 6 सदस्य मिलकर के बनाते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये राजनैतिक और सैनिक कार्यों को देखते थे। इसी 1784 के अधिनियम से ही इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल, हमने क्या कहा 1781 के एक्ट में मुख्य रूप से न्यायपालिका और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच जो क्लैशेस थे उनको सुलझाया गया। फिर 1784 में पूरा ध्यान दिया गया कहां पर? कंपनी के शासन में। यानी कि कंपनी के शासन में अभी तक क्या था? गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होते थे? 4। उनको 4 सदस्यों को घटा करके कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। यही दिक्कत होती थी। आपने क्या देखा था? फ्रांसिस अपने साथ 3 सदस्यों का मेंबर कर रहा था और नेतृत्व कर रहा था। जब गठन हुआ है वायसराय की परिषद का 1773 में, तो 3 सदस्य कहां से आए थे? ब्रिटेन से, और एक तो भारत में ही था। तो उनके बीच में क्लैशेज हो रहा था ना, क्योंकि जो 3 सदस्य आए थे उनको कौन लीड कर रहा था? फ्रांसिस। और फ्रांसिस वारेन हेस्टिंग्स का धुर विरोधी था, काम नहीं होने देता था। तो सदस्यों की संख्या घटा करके 3 कर दी गई 1784 के अधिनियम में। इसके साथ यहां पर आप देखेंगे वो लगातार युद्धरत रहते थे। कंपनी यहां पर, चाहे एंग्लो मराठा वार हो, एंग्लो फ्रेंच वार हो, एंग्लो कर्नाटक वार हो, तो कंपनी ने अपनी यहां पर एक सिद्धांत तय किया कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य विस्तार नहीं बल्कि व्यापार है। विस्तार नहीं, विस्तार नहीं बल्कि व्यापार है। ठीक है, विस्तार नहीं बल्कि व्यापार है। पहली चीज तो ये। और पहली बार इसमें ऐसा हुआ कि अभी तक क्या भारत क्या था? तो कंपनी के अधीन था। ये भी सब, ये एक एक प्रश्न पूछते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब हुआ है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, कंपनी का उद्देश्य, कंपनी अपना उद्देश्य कब स्पष्ट किया, गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके सदस्यों को हटाकर के 3 कब किया गया, ठीक, उसके राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कब किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कौन से कार्य दिए गए, पहली बार भारत को ब्रिटिश सरकार के अधीन कब लाया गया? तो आप कहोगे 1784 के अधिनियम से। ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया स्थिति क्या हो गई? तो आप कहोगे ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया। अभी तक क्या थे? हम कंपनी के टेरिटरी थे, लेकिन स्थिति हमारी स्पष्ट कर दी गई कि भारत ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन अभी तक कौन दे रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही है। 1793 के एक्ट में होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन है वो भारत से भेजा जाएगा। तो यहीं से शुरू होगी किसकी? वेल्थ ऑफ ड्रेन, धन का निष्कर्षण सिद्धांत। पहली बार इसी से कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में प्रीवी काउंसिल के मेंबर हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और कुछ समय के लिए वो कौन सा काम करते हैं? तो कंपनी में राजनैतिक और सैनिक काम करते हैं, तो उनका वेतन भारत से क्यों भेजा जाएगा?
तो एक जो पहला सिद्धांत आया धन का बहिर्गमन सिद्धांत, तो वो यहीं से आता है, क्योंकि 1793 के एक्ट से इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों का वेतन जो है वो भारत के रेवेन्यू से दिया जाएगा, है ना। ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। चलिए, इसके बाद यहां पर चीजें क्या होती थी, रेवेन्यू वाली अगर बात करें, क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से रेवेन्यू भेजती थी, कहां पर, ब्रिटेन में। तो रेवेन्यू कोई ये चीज नहीं थी कि हर प्रतिवर्ष रेवेन्यू 1,000 रुपए ही आएगा। कभी रेवेन्यू 1,500 रुपए आ गया, कभी जो रेवेन्यू आप देखेंगे 1,000 रुपए आया, कहीं पर रेवेन्यू 700 रुपए आया, कभी रेवेन्यू इवन 300 रुपए भी गया। मतलब मोटा मोटा एग्जैक्ट नहीं था, वेरिएशन बहुत अधिक था। अगर 1,1100 900 1,1100 900 इस तरीके से चलेगा तो वेरिएशन कम है। वेरिएशन बहुत अधिक होने की वजह से ये कभी बिल्कुल नहीं आया। अब वहां पर तो एक्सपेक्टेशंस कर ली गई कि कंपनी हमें रेवेन्यू इतना देगी, और पता लगा कंपनी ने अपेक्षाकृत रेवेन्यू बहुत कम दे दिया या बहुत ज्यादा दे दिया, तो उसके भी सेटलमेंट में दिक्कत आ रही थी। तो इसी एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि भाई कंपनी से कहा गया कुछ ऐसा करो कि रेवेन्यू थोड़ा सा एग्जैक्ट आए, वेरिएशन ना होने पाए, बेस जितना भी दो आप एग्जैक्ट दो। तो इन्होंने कहा कि अपना जो है स्थायी चीजें वहां पर बनाओ, स्थायी व्यवस्था कीजिए आप, है ना। स्थायी भूमि प्रबंध सबसे पहले 1784 में ही कहा गया था कि ऐसा है भाई, चीजें अपनी स्थायी कीजिए, बहुत ज्यादा वेरिएशन ना आने पाए। तो इस स्थायी भूमि का जो पहला विचार है, स्थायी भूमि बंदोबस्त का पहला विचार इसी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के एक्ट से आया, 1784 के एक्ट से आया। लेकिन सिर्फ विचार आया, सिर्फ सिद्धांत आया, इतनी स्थिति मजबूत नहीं थी कि कर ही दिया जाए। फिर आपको पता है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है एज ए गवर्नर जनरल की भूमिका में, हम अभी देखेंगे, है ना। इसने यहां की चीजों को समझा, इस बात पे ध्यान था कि अच्छा हमें अपने देश में एक स्थायी चलिए, फिर धीरे धीरे करते करते जब ये वापस जाएगा ब्रिटेन, जिस वर्ष हो जाएगा उसी वर्ष 1793 में ये स्थायी भूमि बंदोबस्त करके जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। 1793 में जाने से पहले ये चीज ये भी करके जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं वापस, वही चीजें यहां पर लिखा गया है ना। एक नया निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए। इस प्रकार इस अधिनियम ने दोहरी सरकार, वही हमने कहा द्वैध शासन भी एक प्रकार का है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में दीवानी, सैन्य, प्रशासनिक, राजस्व की ब्रिटिश संपत्ति की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दे दिया गया। सब वही चीजें लिखी हुई है, यहां पर पढ़िएगा इसको। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को घटा करके 3 कर दिया गया, है ना। इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार से सीधे नियंत्रण रख दिया, क्योंकि भारत में स्थापित ब्रिटिश अधिकार, हमने क्या कहा, ब्रिटिश पोजेशन वाला क्षेत्र कहा गया। अभी तक हम क्या थे, कंपनी के टेरिटरी के अधीन थे, लेकिन पहली बार हमें ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन कर दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे की काउंसिलों में बंगाल की काउंसिल को तर्ज पर बदलाव किए। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे, क्योंकि वहां पर नॉर्थ फॉक्स की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई थी, नॉर्थ फॉक्स की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई थी। फिर आता है 1786 का अधिनियम, सबसे पहली बार देखा जाए। इसमें कॉर्नवालिस ने शर्त रखी, कॉर्नवालिस ने शर्त रखी कि मैं
जो गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों ही पद मुझे चाहिए, क्योंकि ये भाई महत्वाकांक्षी शासक था और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इसी को बनाया जाए अगला गवर्नर जनरल। तो इसने शर्त रख दी कि भाई दो ही शर्तें मुख्य रूप से थी कि मैं ही गवर्नर जनरल रहूंगा और मैं ही सेनापति तब मैं जाऊंगा। दूसरी चीज, इसको भी पता था कि जो वायसराय की परिषद है बेशक उसमें सदस्यों की संख्या घटा दी गई है, लेकिन अभी भी बीच बीच में क्लैशेस होते हैं और मुझे वो पसंद नहीं है। अगर मैं गवर्नर जनरल मुझे बना रहे हो तो मुझे जो है वीटो पावर का अधिकार दो। वीटो पावर का मैं यूज तब करूंगा जब किसी भी तरीके से अगर कोई मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और वायसराय की परिषद उस पक्ष में नहीं है, क्योंकि फैसला तो बहुमत से ही होना है, तो मैं वीटो पावर का प्रयोग करूंगा और उस फैसले पर निर्णय लूंगा। यानी कि आप देखेंगे अधिभावी। तो कहा गया ठीक है भाई, क्योंकि आपको बनाना ही बनाना है। तो उसने कहा ठीक है, मुझे वीटो पावर दे दो और मुझ में ही सेनापति भी मैं ही रहूंगा, गवर्नर जनरल भी मैं रहूंगा। अब मैं बनने के लिए तैयार हूं। तो 1786 के अधिनियम के द्वारा ये चीज संशोधन की गई और इसको ही दोनों पावर देकर के भारत भेजा गया, है ना। वही चीज लिखी, गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ के कार्यालयों की करण की अनुमति दी। इसने असाधारण परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को उनकी परिषद के अधिभावी शक्तियां भी प्रदान की, है ना। वही चीज हमने आपको बताया। बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो मांगे रखी, एक विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों के अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार, वही वीटो पावर, और उसे सेनापति में कमांडर इन चीफ का भी अधिकार दिया गया, है ना। बाकी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। इस प्रकार 1786 के एक अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासक बना। ठीक है, ये याद रखिएगा, पहला प्रभावी शासक है। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, है ना। इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन है वो भारत के रेवेन्यू से दिया जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन, पहली बार धन बहिर्गमन का जो सिद्धांत है वो यहां से प्रतिपादित हुआ। सिद्धांत क्या मतलब, पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत में काम नहीं कर रही है तो वहां पर काम कर रही है, तो भाई इसका वेतन भारत से क्यों दिया जा रहा है। तो ये भी चीज बिल्कुल सही थी, है ना। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्या कहोगे, 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। तो पूछा जाता है कि कंपनी के एकाधिकार का मतलब यह है कि भारत में शासन और व्यापार सिर्फ एक ही कंपनी करेगी। वो कौन सी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को दी गई अधिभावी शक्ति का विस्तार कर दिया। 1793 का चार्टर अधिनियम ने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, कि इसने जो कमांडर इन चीफ है कि गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए। ये सारे पॉइंट पूछते हैं, उसमें कुछ है नहीं विशेष, है ना। वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था उस पर ब्रिटिश की चीजें होंगी तो निश्चित तौर पर जो अनुमति है वो कौन देगा, तो आप कहोगे शाही अनुमोदन। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर प्रत्येक बिल पर अंतिम अनुमोदन, कुछ भी हो, कोई विदेशी संधि करनी हो, कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता करना हो, भारत में कोई भी छोटे से छोटा कानून बनना हो, अंतिम अनुमति जब तक राष्ट्रपति नहीं देगा तब तक वो कानून नहीं बनने वाला है। तो बात ये है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर प्रावधान किए गए। हाँ, और ये भी है, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई। इसका उल्लंघन करना इस्तीफे के रूप में माना जाता था। ऐसा नहीं कि जब आपका मन हुआ तो आप चले गए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया गया। यह प्रथा वर्ष 1919 तक जारी रही। कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को सरकार के आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के बाद करने के लिए भी कहा गया था।
ठीक है, तो ये 1919 तक प्रथा जारी रही, धीरे धीरे 1793 से लेकर के। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें बेसिकली क्या किया गया, तो यहां पर जो मोनोपोली थी उसको समाप्त किया गया। पहली बार कंपनी जो 31 दिसंबर सन 1600 को बनी थी, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से वो सिर्फ भारत में अकेले काम कर रही थी। अब उसका जो है एकाधिकार पहली बार समाप्त किया गया, सिर्फ चीन और चाय के साथ छोड़ करके उसका समस्त एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब अब यह है कि ईस्ट ब्रिटेन से अन्य भी कंपनी आकर के भारत में व्यापार करेंगी, लेकिन चाय का व्यापार नहीं कर सकती हैं। चाय का व्यापार अभी भी अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चीन के साथ जो व्यापार है वो भी अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन भारत में अन्य उत्पादों का व्यापार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कंपनियां भी आकर के कर सकती हैं, है ना। यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। पहली बार यही यहां पर किया गया। भारत में कंपनी के क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया, है ना। पहली बार दावा यहां पे किया गया, अधीन वहां पे लाया गया और संप्रभुता का दावा यहां पर। इसने लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, क्रिश्चियन मिशनरीज भारत आकर के लोगों का धर्म परिवर्तन करेंगी। उनको जागरूक करने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वही था कि इनको भाई क्रिश्चियनिटी में लेके आओ, इनको क्रिश्चियन में ढालो जो यहाँ की आबादी है, ताकि एक स्थायी व्यवस्था बन सके। जब हमारे ही जाति धर्म के लोग हो जाएंगे तो हमारा विरोध क्यों करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर एक विरोध की जो सुगबुगाहट है वो आने लगी थी, है ना। इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के प्रावधान किया। इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। वे करों का भुगतान ना करने के लिए व्यक्तियों को दंडित भी कर सकते थे, है ना। और यहाँ पर भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, अभी ARO मेंस का एग्जाम हुआ और उसमें पूछा गया था यही कि 1813 के अधिनियम से क्या प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए प्रतिमाह खर्चा, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्चा, 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष। तो बहुत सारे बच्चे समझ कभी ध्यान से पढ़े ही नहीं थे कि 1 लाख तो रुपए याद है, लेकिन प्रतिवर्ष है कि प्रतिमाह है, या फिर प्रति 5 वर्षों में, या फिर प्रति 10 वर्षों में। क्योंकि जो एक्ट आ रहे थे वो लगभग 10 वर्षों में आ रहे थे, 10 या फिर 20 वर्षों में। तो बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। तो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष सालाना खर्च करने की बात कही गई थी भारतीय शिक्षा पर, लेकिन प्रैक्टिकली ये रुपए कभी खर्च ही नहीं हुए, मतलब काफी लंबे समय तक, क्योंकि यही नहीं समझ में आ रहा था कि जो 1 लाख रुपए हैं ये पाश्चात्य जो वेस्टर्न एजुकेशन है उस पर खर्च किया जाए, या फिर जो इंडियन एजुकेशन वही गुरुकुल पेड़ के नीचे बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पढ़ाई होने वाली है वो पढ़ाई पे खर्च किया जाए, जिसमें नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि स्थान दिया जाता था, या फिर वेस्टर्न एजुकेशन जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, जिसमें रूल और रेगुलेशन होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन की डिफिशियंसी थी, किस पे खर्च किया जाए। काफी समय तक यही विवाद चलता रहा। फिर आप देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट ऑफ 1833, द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वेयर कॉल्ड रेगुलेशंस व्हाइल द लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वेयर कॉल्ड एक्ट्स। अभी तक जो अधिनियम बनते थे उन्हें हम रेगुलेशन कहते थे, लेकिन 1833 के बाद से जो रेगुलेशन बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्ट्स कहा जाता था, ठीक है। दिस एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम a government that had complete control over the entire Indian territory held by the British under the Charter Act of 1813। क्या कह रहे हैं कि कंपनी को क्षेत्र के कब्जे के लिए चार्टर अधिनियम 1813 के तहत इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। और उससे क्या कहा गया, अभी तक क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा गया भारत का गवर्नर जनरल, पहली बार कहकर के संबोधित किया गया। इसका मतलब पूरा संपूर्ण भारत जो भारत का गवर्नर जनरल है उसके अधीन आ गया है, उसके अधीन संपूर्ण पूरा भारत। पहली नियुक्ति किसकी होती है, विलियम बेंटिंक की। तो आप देखेंगे जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है वो अपने पीक पर कब पहुंचा, जिस सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत 1773 में हुई थी
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन की गई। वहां से उस सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी और वो सेंट्रलाइजेशन धीरे 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 अपने पीक पर कब पहुंचा है, तो आप कहोगे 1833 के एक्ट में, क्योंकि जो बंगाल का अब तक गवर्नर जनरल था अब उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। फिर आगे ये चीजें डिसेंट्रलाइज होना स्टार्ट होंगी, लेकिन अभी ये अपने पीक पर पहुंची है। हालांकि चीन और चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अभी तक जो 1813 के एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था, उस व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब सभी ब्रिटिशर्स कंपनी भारत के साथ व्यापार करेंगे। एक नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी जानते हैं, अन्य कंपनियां भी आएंगी भारत के साथ करेंगी। चीन और चाय के साथ नहीं कर रही थी अभी तक, क्योंकि 1813 में प्रतिबंधित किया गया था। अब वो भारत में चाय का भी व्यापार करेंगी और चीन के साथ भी व्यापार करने के लिए उनको अधिकार मिल गए। हाँ, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसका विरोध किया गया और कहा कि भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि निदेशक मंडल के द्वारा जो डायरेक्टर्स था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके बाद इस प्रावधान को नकार दिया गया, लेकिन पहली बार इसमें सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतिस्पर्धा का प्रयास किया गया था। फिर है 1833 के चार्टर एक्ट ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया, क्योंकि इसीलिए उसकी मोनोपोली समाप्त कर दी गई। अब इसको कहा गया कंपनी को, जो पुरानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, आप ऐसा है एडमिनिस्ट्रेशन के काम देखिए, और क्योंकि वो बड़ा काम है, अब पुराने हो गए, इतने दिन से भारत में रह रहे हैं, तो अब आपको समझ है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। कहाँ व्यापार छोटे मोटे कोई काम कर रहे हो, प्रशासन संभालो, सरकार चलाओ यहाँ पर। और ये चीन के साथ और चाय के साथ क्या व्यापार है, भारत में व्यापार अन्य छोटी मोटी कंपनियां कर लेंगी। और अब तो पकड़ कंपनी सोचा कि हाँ यार, प्रशासन चलाने में ज्यादा रुतबा है, उसके तहत जो भारत में हमारे देश कंपनियां आएंगी उन पर भी रौब चलेगा हमारा। तो यहां पर पहली बार इसे क्या दे दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन काम, है ना। और भारत में कंपनी के क्षेत्रों को महामहिम उनके वारिस और उत्तराधिकारियों के भरोसे में रखा गया था। ये चीज पहली बार पोजीशन कब साबित किया, तो आप कहोगे पहली बार वो पोजीशन आया था 1784 में। भारत के लिए केंद्रीय विधायिका की शुरुआत हुई, क्योंकि इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया था। विधायी यानी कि अब वो कानूनों का निर्माण नहीं करेंगे, लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं उनसे वंचित कर दिया गया। तो इसका मतलब फिर एक अब गवर्नर जनरल नहीं, एक प्रॉपर हो संस्थान जो कानून का निर्माण करे और वो ही कानून सबके ऊपर लागू। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, बस ये दिमाग में रखो, क्या पढ़ रहे हैं, संवैधानिक विकास। यानी कि जो भारत में आज संवैधानिक चीजें हैं उनका विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। किस तरीके से आज सेपरेशन है, न्यायपालिका, कोई क्लासेस बहुत रेयर टू रेयरेस्ट क्लासेस होते हैं, धीरे धीरे अभी भी हम विकास की ही प्रक्रिया में हैं। न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। विधायिका कानून बनाती है, उनको लागू करती है कार्यपालिका। अब वो सही से लागू हुए हैं कि नहीं है, जो विधायिका है उसने सही से कानून बनाए, संविधान सम्मत कानून बने कि नहीं बने हैं, इसकी देख रेख कौन कर रहा है, न्यायपालिका। कोई विशेष टकराव नहीं है कि नहीं लोग बैठ करके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, सरकार ऐसी, रेयर टू रेयरेस्ट ऐसी कंडीशन आती है। और जब आती है तो उसकी आलोचना भी बहुत की जाती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो राज्यपालों को उनकी जो भी थोड़े बहुत कानून बना रहे उनसे वंचित कर दिया गया। इसके लिए एक केंद्रीय विधायिका की स्थापना कर दी गई। अब देखो, जो भारत सरकार उनकी परिषद को भारत परिषद के रूप में जाना जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां दी गई, विशेष विधायी शक्तियां दी गई। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एडेड ए लीगल मेंबर। आपने देखा था कि 1773 में क्या हुआ था, वायसराय की परिषद में 4 मेंबर थे। फिर 1784 में क्या हुआ था, इन 4 सदस्यों में से एक कम करके 3 सदस्य कर दिए गए। फिर अब क्या हुआ है, 1833 में फिर से 4 सदस्य किए गए, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4 मेंबर कर दिए गए। लेकिन जो ये 1वां सदस्य है, जो एक ये मेंबर ऐड किया गया, ये कौन सा था, तो आप कहोगे ये विधि सदस्य था, है ना।
चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया सर्वप्रथम मैकाले, ये कानूनी सदस्य था, यानी कि ये जो एक मेंबर है ये लीगल मेंबर था। और इसमें नियुक्ति किसकी होती है लीगल मेंबर में, तो आप कहोगे मैकाले की होती है। लीगल मेंबर के तौर पर किसकी नियुक्ति होती है, तो आप कहोगे मैकाले की। तो ये सारी चीजें फिर से पूछेंगे कि वायसराय की परिषद में सदस्यों को बढ़ा करके फिर से कब कर दिया गया, 4, तो आप कहोगे 1833 के अधिनियम में, है ना। और इसका काम क्या था, द लॉ कमीशन, है ना, बनाया, एक लॉ कमीशन बनाया गया। इसका भी हेड कौन था, मैकाले था। वाज स्टेब्लाइज्ड अंडर दिस एक्ट फॉर द कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन कानून, इंडियन जो लॉ है। द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1834 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले। 1833 के अधिनियम के माध्यम से एक विधि आयोग का गठन किया गया। उसमें जो भारतीय कानून है उनको संहिताबद्ध करने के लिए किस तरीके, क्योंकि उनको पता था कि हमें लंबे समय तक शासन करना है। 1873 के एक्ट से 1874 में हुई थी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के एक्ट से 1774 में हुई, 73 में नहीं हुई। उसी तरीके से यहाँ पर 34 में चेयरमैनशिप कौन बनाएगा, लॉर्ड मैकाले। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू कोडिफाई द क्रिमिनल कोड एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, है ना, कि कौन कौन से अपराध हैं जो आपराधिक माने जाएंगे और उनके लिए सजा कौन कौन सी होगी, वो सारी क्या प्रक्रिया होगी। बिफोर इंडिपेंडेंस ए टोटल ऑफ 4 लॉ कमीशंस, है ना। स्वतंत्रता के जो पहले हमारे यहाँ पर 4 विधि आयोग बना दिए गए थे। सबसे पहले तो 34 बना, फिर 53 में, फिर 61 में और फिर 1879 में। और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस अब तक 33 विधि आयोग आ चुके हैं। 33वां जो विधि आयोग है वो सितंबर 2024 में गठित किया गया था। याद रखिएगा, विधि आयोग एक क्या है, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट है। एग्जीक्यूटिव जैसे कि हमारा, हम समझाएंगे ये भी आगे, अभी नहीं बता पाएंगे, आगे बताएंगे। जैसे जिनके लिए डेडिकेटेड आर्टिकल है वो हमारे यहाँ पर क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो एक अधिनियम के माध्यम से बनाई गई हैं। वो बॉडीज कैसी हैं, तो आप कहोगे वो स्टैट्यूटरी है। और जो सिर्फ एक प्रपोजल से बनी है मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के, तो वो कैसे हैं, एग्जीक्यूटिव, जैसे कि योजना आयोग, जैसे कि नीति आयोग, जैसे कि विधि आयोग, जिसको लेकर के भी आरओ के पेपर में बड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, तो विधि आयोग एक मिनिस्ट्री के प्रपोजल से बनती है, तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना। तो अब तक आफ्टर स्वतंत्रता यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अब तक 33 हो चुके हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस कितने हुए थे, 4। पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस वर्ष विधि आयोग का गठन नहीं हुआ था, तो आपको याद रखना कि 34 में हुआ है, 53 में हुआ है, 61 में हुआ है और 79 में हुआ है। ये आपको याद रखना होगा। स्वतंत्रता पश्चात जो पहला हुआ था 1955 में हुआ था। और इसके जो चेयरमैन थे कौन, MC सीतलवाड़। कौन बने थे, MC सीतलवाड़, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पहला बनता है अधिनियम। इसके बाद द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 डिप्रूव्ड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। द लॉ मेंबर was introduced in the council of the governor general। मैकाले 1833 के चार्टर अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के राज्यपाल को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य का परिचय दिया गया। ये सब चीज देख ही चुके हैं आप, है ना, क्योंकि एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई थी और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं उनको विधि बनाने से वंचित कर दिया गया था। चौथे सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति हुई थी, जो कि एक लीगल मेंबर था। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब आपको यहां पर क्या याद रखना है कि कंपनी के नियंत्रण में, क्योंकि 1833 में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और कंपनी को सिर्फ विशुद्ध प्रशासनिक कार्य ही दिए गए थे। तो आपने देखा कि 1773 का एक्ट भी कंपनी के नियंत्रण में ही आया था। 1781 का भी जो एक्ट है वो कंपनी के नियंत्रण में ही आया था। 1783 वाला आ ही नहीं पाया था। फिर आप देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी कंपनी नियंत्रण में आया। 1893 का भी इसी के नियंत्रण में आया है। इसके बाद 1813 का भी इसी के नियंत्रण में आया है। फिर 1833 का भी इसी के नियंत्रण में आया है। और फिर आखिरी है 1853। इसके बाद सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट से आने लगे थे। तो यहां पर एक नाम हो जाता है कि 1857 की क्रांति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में काफी अत्याचार किया, इस वजह से उसका शासन समाप्त कर दिया गया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है।
सच्चाई आप देखिए कि किस तरीके से ग्रेजुअली यहीं से ही 1784 में ही ब्रिटिश पोजेशन लागू किया गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार ही समाप्त कर दिया गया 33 में, सिर्फ प्रशासनिक कार्य दिए गए, और किस तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, है ना, और किस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप बढ़ा है, धीरे 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 करके उसने जो पूरा नियंत्रण अपने अधीन ले लिया। तो क्या कहोगे, 1793 से 1853 दौरान वही चीजें जो हम लोग को बताई, कंपनी का शासन था। अब क्या हो गया, ब्रिटिश कानून के भरोसे पर भारतीय क्षेत्रों का कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी गई, और चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया, जिस आरंभ किया गया था 1833 में, और निदेशक मंडल के द्वारा विरोध कर दिया गया, तो फिर उसे समाप्त कर दिया गया, उसे पुनः 1853 के एक्ट में इंट्रोड्यूस कराया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई, और इसके लिए 54 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई कि किस तरीके से भर्ती होगी। सबसे पहले मैकाले समिति ने यहाँ पर डिसाइड करने के लिए कहा। 1853 के चार्टर अधिनियम से विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग संस्थाएं की गई। पहली बार विधायी यानी कि जो नियम कानून बनाए, प्रशासनिक जो इसके अनुसार कार्य करे। इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया। अभी तक परिषद में कितने थे, 1833 में 4 सदस्य, अब 6 सदस्यों को और ऐड कर दिया गया क्योंकि काम बढ़ने वाला था, है ना, जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि इसने एक अलग गवर्नर जनरल विधान परिषद बनाई, जिसे भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। अब सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई क्योंकि वर्कलोड बढ़ने वाला था। खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था कर दी गई और इसके तहत लॉर्ड मैकाले समिति बना दी गई, जिस सबसे पहले खुली प्रतियोगिता की शुरुआत करना था 33 वाले में, लेकिन फिर वहां पर निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया था, समाप्त फिर यहां पर फिर से लाया गया, है ना। और आप देखेंगे पहली बार प्रशासनिक और विधायी काम अलग अलग किए कर दिए गए। पहले एक ही मेंबर करते थे, तो अब अलग अलग होंगे तो वर्कलोड बढ़ेगा। उसके लिए परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिसे विधान पार्षद कहा गया। इसका मतलब है कि इसने एक अलग गवर्नर जनरल विधान परिषद बनाई, है ना, यानी कि अलग बना दी गई। भारतीय विधान परिषद के रूप में कहा जाना ऐसे कहा गया। विधान परिषद जिसमें पहले 6 सदस्य थे, अब 12 सदस्य थे। और जो विधान परिषद थी जिसका गठन पहले हो गया था, उसमें कितने थे, 6 सदस्य, अब उनमें 6 और बढ़ाकर के 12 कर दिए गए। ये 12 सदस्य कौन थे, गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश, एक नियमित कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उत्तर पश्चिमी प्रांतों की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त कम से कम 10 साल के कार्यकाल के साथ कंपनी के कर्मचारियों में से 4 प्रतिनिधि सदस्य। इस तरीके से ये 12 मेंबर हो गए थे, है ना, जिसमें आप देखेंगे मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, पूछ लिया जाएगा, कमांडर इन चीफ भी शामिल थे, गवर्नर जनरल था ही, और गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्य थे वो भी ऑलरेडी इसमें शामिल किए गए थे, है ना। मुख्य न्यायाधीश हो गया, नियमित कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत का जो गठन है एज ए प्रेसिडेंसी 1834 में हुआ था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि उत्तर पश्चिमी प्रांत, तो पहले हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंसी थी, फिर हमारे यहाँ पर और प्रेसिडेंसी बनी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके जो अपना उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, जिसका हेड बनाया गया था आगरा को, उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1853 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। जो सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पर था 1837 में, वो अब होने लगा है डिसेंट्रलाइज्ड। क्या कहोगे, डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए। ये भी प्रेसिडेंसी थी, सेम आगरा की भी उत्तर पश्चिमी प्रांतों की प्रेसिडेंसी बनी थी। विधि सदस्य मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अभी तक जो चौथा सदस्य था वायसराय की परिषद में, लीगल मेंबर, वो अस्थायी था, उसको स्थायी कर दिया गया था 1853 के अधिनियम में। अगला है द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ ए सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के एक अलग राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।
अभी तक क्या था कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वही बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, वही क्या होता था, बंगाल का राज्यपाल होता था। अब कहा गया नहीं भाई, जो भारत का है उसको भारत का काम करने दो, वो बंगाल का काम नहीं करेगा, बंगाल को भी उसी तरीके से अलग कर दो जैसे कि मद्रास अलग है, जैसे कि बॉम्बे का राज्यपाल अलग है, जैसे उत्तर पश्चिमी प्रांतों का अलग है, उसी तरीके से उसको भी अलग कर दो। क्यों उसको दोहरा काम करना पड़ रहा है? क्योंकि इधर वर्कलोड बहुत अधिक है भाई, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो छोटा मोटा पद है, मैं क्यों संभालूं, इमेज भी डाउन होती है। तो कहा ठीक है। तो 1853 के चार्टर अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, अभी तक भारत वाला ही कर रहा था। इसने कहा कि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल से अलग होना चाहिए, जो पूरे भारत के प्रशासन का प्रमुख होता है। निदेशक मंडल की संख्या जो अभी तक 24 थी, उनको घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे जो कंपनी का शासन है वो समाप्त हो गया। अब इसके बाद 1857 की क्रांति होगी, इसके बाद 1858 का एक अधिनियम आएगा, और 1858 को जो अधिनियम होगा वो कंपनी द्वारा लाया जाएगा, जो 1833 से कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को छोड़ करके संभाल रही थी। यहां पर कौन सा काम, प्रशासनिक, उस प्रशासनिक का अब चीजें अंत होंगी, और ये कंपनी जो बनी थी 31 दिसंबर सन 1600 को, वो कंपनी ही समाप्त कर दी जाएगी 1874 में। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, और यहाँ के जो भी मुख्य चीजें हैं वो आप लोग रिवाइज करेंगे, फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी।